हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वाटरनी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनी मतलब इसमें जो 4 हमारी रिंग पाई जाती हैं हमारी प्रोटीन की, और जो प्रोटीन जो होता है ना उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और जो उसके सबसे लास्ट वाला जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनी। ठीक है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एक क्वाटरनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कि इसमें जो 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स पाई जाती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट मतलब जो हमारी प्रोटीन होती हैं इसकी 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट हमारी पाई जाती हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो जो 4 सब यूनिट है इसमें से 2 जो होती हैं वो अल्फ़ा होती हैं और 2 जो हमारी होती हैं वो बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और जो भी जितनी भी हमारी सब यूनिट्स हो, चाहे अल्फ़ा हो चाहे बीटा हो, हर एक सब यूनिट के साथ एक आयरन का हमारा जो है ग्रुप जुड़ा होता है, जिसको हम लोग हीम ग्रुप बोलते हैं। हीम क्योंकि इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं हमारी, एक होता है 4 आयरन रिंग्स पाई जाती है इसमें, और दूसरा हमारा पाया जाता है इसमें हीम ग्रुप और आयरन। ठीक है, आयरन और 4 आयरन मिल करके पूरा एक हीम ग्रुप बनाते हैं। अभी इसको आगे वाली स्लाइड में उसको डिटेल में भी है उसके बारे में। तो 4 यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट मतलब कि 4 हमारी प्रोटीन की चेन्स पाई जाती हैं और 4 इसमें हीम ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, देन हम लोग देखें हीम ग्रुप, जो हर एक हीम ग्रुप होता है उसके अंदर एक आयरन रहता है ना, फेरस रहता है हमारे यहाँ पे। Fe2 जो हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने अभी MCQs किए हुए थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था कि इसमें कौन सा आयरन पाया जाता है हमारे जो हीम ग्रुप जो हमारा होता है हीमोग्लोबिन में, तो उसमें हमारा Fe+2 वाला है ना, 2+ वाला पाया जाता है, तभी ये हमारा ऑक्सीजन से बाइंड होता है। अगर 3+ हो जाएगा, और अगर 3 मतलब 2 वाला होता तो उसको फेरस बोलते हैं, और अगर से 3 हो जाएगा तो उसको हम लोग फेरिक बोलेंगे। अगर ये फेरिक में कन्वर्ट हो गया धोखे से, तो फेरिक जो हमारा होता है वो हमारा ऑक्सीजन से प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो पाता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम करता है। देन हमारा जो हर एक एटम है हमारा आयरन का, वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे आयरन की जो हर एक आयरन जो दिख रहा है वो हर एक आयरन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से यहाँ पे बाइंड हो सकता है हमारे। तो हमारे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एक आयरन बाइंड होगा तो टोटल हमारे क्या होंगे कि 4 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है पूरा, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग, है ना, हीम और ग्लोबुलिन को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। जी, ये वाली जो स्लाइड है जो अभी मैंने PDF शेयर किया था उसमें स्लाइड ऐड नहीं हुई थी, तो अभी मैं दोबारा से PDF शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, है ना। इस स्लाइड को बाद में ऐड किया है, थोड़ा सा मैं सोचा कि डिटेल में पढ़ा देते हैं इसके बारे में हम लोग। चलो, तो हीम क्या होता है? हीम एक ग्रुप है ना, हीम आयरन बस को यहाँ पे हम लोग हीम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हीम के साथ हमारा और भी सारी चीज़ें होती हैं। देखो हीम के साथ क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बात कर लेते हैं। हीम की डेफिनेशन क्या होगी, तो हीम एक आयरन कंटेनिंग नॉन प्रोटीन पार्ट है, मतलब जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन से जो बाइंड होता है वो प्रोटीन बाइंड नहीं होता है ऑक्सीजन से हमेशा आयरन ही बाइंड करता है। प्रोटीन जो होता है, जो ग्लोबुलिन वाली जो चेन्स होती है वो सपोर्ट करती हैं उसको, एक प्रॉपर एक बेस प्रोवाइड कराती हैं हमारे हीम ग्रुप को, जिससे कि वो ऑक्सीजन से बाइंड हो सके, है ना। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसके, तो इसके सेंटर में जो होता है Fe आयरन हमारा होता है, जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर जो होता है हमारे हीम ग्रुप का, इसमें सेंटर में हमारा आयरन होता है। ठीक है, और जो चारों तरफ से जो रिंग बनी हुई होती है इसको हम लोग बोलते हैं 4 आयरन रिंग, मतलब जो यहाँ पे पूरी जो स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है वो 4 आयरन रिंग कहलाती है। ठीक है, एक हीम ग्रुप में एक आयरन होता है और उसमें एक O2 के मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बातें हीम जो है बनता कैसे है आखिरकार, तो जब हम लोगों ने ब्लड फॉर्मेशन पढ़ा हुआ था तो उसमें एक सेल का नाम पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, इरिथ्रोब्लास्ट। तो जो इरिथ्रोब्लास्ट जो सेल होती है हमारी, वो इरिथ्रोब्लास्ट सेल जब बोन मैरो के अंदर जब हमारी बनती है, पहले तो हमारी जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल रहती है वो 2 सीरीज में जाती है, एक माइलॉइड एक लिम्फॉइड। जो माइलॉइड सीरीज में जब जाती है, अगर से बॉडी को RBCs की ज़रूरत है तो वो माइलॉइड सीरीज से इरिथ्रोब्लास्ट बनेगी। जब इरिथ्रोब्लास्ट जब बनती है तो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो जो हमारा इरिथ्रोब्लास्ट होता है, इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों के अंदर हमारा जो हीम ग्रुप बनने की जो होती है पूरी प्रोसेस होती है। पहली स्टेप और जो आखिरी स्टेप होती है हीम ग्रुप बनने की, वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और जो बीच की स्टेप कुछ होती हैं वो हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी होती हैं। तो जो इसमें जो अलग अलग एटम्स दिख रहे हैं हमारे, वो सारे एटम्स और आयरन जो सारी बाइंड करने की प्रोसेस है वो हमारी इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हो रही है। ठीक है, और उसमें भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, इरिथ्रोब्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्लोबुलिन के बारे में। हीम के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो बीच में तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, है ना, तो हम उसको क्लियर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। मतलब मैं यहाँ बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड।
तभी तो लाइव क्लास का हमारा फ़ायदा होगा, नहीं तो क्या ही मतलब लाइव क्लास करने का। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन वाली पार्ट की। तो ग्लोबुलिन जो होता है एक प्रोटीन वाला पार्ट है, मतलब इसमें जो है कोई भी आयरन या फिर इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन है। और प्रोटीन में भी क्या होता है कि इसमें अलग अलग हमारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अमाइनो एसिड क्या होता है मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर से। तो देखो हमारे हीमोग्लोबिन जो एक पार्ट है, जो हमारे हीम जो ग्रुप ऊपर बना हुआ था, इसको होल्ड करके रखने का काम करता है हमारा ग्लोबुलिन जो ग्रुप होता है। ठीक है, और एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे 4 ग्लोबुलिन चेन पाई जाती हैं। ग्लोबुलिन मतलब ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन का एक पार्ट है ग्लोबुलिन ना। तो 4 ग्लोबुलिन चेन्स पाई जाती हैं और हर एक चेन एक हीम ग्रुप को बाइंड करके रखती हैं, मतलब हर एक चेन जो होंगी वो एक हीम ग्रुप को बाइंड करके रखेंगी। दूसरा हमारा होता है ग्लोबुलिन चेन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि जो भी हमारा जो भी टाइप का HB है, अभी HB का टाइप हम पढ़ेंगे। जैसे कि अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं हमारी। 2 अल्फा प्रोटीन से बनी, 2 बीटा प्रोटीन से बनी चेन। ऐसी जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती हैं। और जो HbA2 जो होता है उसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो चेन्स बनती हैं वो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हमारा जो है जो बीटा चेन्स या फिर अल्फा चेन में हमारा डिफेक्ट आ जाता है, तो जो डिफेक्ट आ जाता है वो इन जो अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है इसमें चेंजेस के कारण आ जाता है। जो हमारा ये अमाइनो एसिड है इसमें क्या होता है, जो सारे जो अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं, जो एक चेन पूरी बनी हुई है, इस चेन में एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे ग्लाइसिन है ना, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, ये जो अलग अलग हम लोगों ने पढ़े हुए। कभी आप लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रोटीन में हमारे 20 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। उसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बाहर से ज़रूरत पड़ती है, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी बना लेती है। तो जो वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसी अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड मिल करके। तो जो अमाइनो एसिड की जो लंबी सी चेन हमारी बनी हुई है, इस लंबी सी चेन में हर एक अमाइनो एसिड अपने एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ होता है। मतलब कोई दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ आके जुड़ेगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा प्रोटीन का, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर जैसे कि सिकल सेल में होता है हमारा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। वैसे ही उसी टाइप से अलग अलग जो बीमारियाँ होती हैं प्रोटीन की से डिफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अलग अलग जिसमें हीमोग्लोबिन में चेंजेस हो जाते हैं, तो वो इन्हीं जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं इनके सीक्वेंस में चेंजेस के कारण हो जाते हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऊपर नीचे हो गया तो वो हमारा होता है। तो ये एक बार विजुअलाइजेशन कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की चेन भी लगा दी है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी अल्फा चेन होती है उसमें 141 अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं लाइन से। ठीक है, और जो बीटा चेन्स होती है उसमें 146 अमाइनो एसिड से जुड़े हुए होते हैं लाइन से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं और कैसे जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबुलिन जो पार्ट होता है वो कहाँ बनता है। तो जो इरिथ्रोब्लास्ट जो सेल हम लोगों ने बात करी जिसमें अभी हीम बन रहा था, उसी में इरिथ्रोब्लास्ट वाली कंडीशन में हमारी क्या होती है, राइबोसोम्स जो होते हैं, मतलब कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इरिथ्रोब्लास्ट के। तो उन राइबोसोम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलिन का सिंथेसिस करते हैं। हमारा जो ग्लोबुलिन चैन होती है वो राइबोसोम्स बनाते हैं हमारे। तो फिर क्या होता है, जब हमारा इरिथ्रोब्लास्ट होती है उसमें जो ग्लोबुलिन होता है वो ही बन गया और हमारा हीम बन गया। तो फिर वहीं पे इरिथ्रोब्लास्ट में ही हमारे दोनों कंबाइन होकर के हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। हीम और ग्लोबुलिन दोनों मिल करके वहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। तो इस टाइप से हमारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन पूरा बनता है। इसके स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिए। चलो अब एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं इसके, कि क्या फंक्शन है इसका हीमोग्लोबिन का। तो बेसिक सबको पता होगा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, टिश्यू में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके करके आता है। और तीसरा एक पॉइंट ये भी रखना कि पीएच, जो हमारे जो ब्लड का जो पीएच होता है, वो बॉडी का पीएच जो होता है उसको मेंटेन करने में भी इसका रोल रहता है। बफरिंग टाइप का हमारा काम करता है हमारा जो हीमोग्लोबिन जो होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन देखो ऐसे लेके जाते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया हुआ था। जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। अभी मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे होता है। देखो, बॉडी से जो भी हमारा ऐसा ब्लड आता है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होती है, वो हमारा यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक है, और जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन वाला हमारा हीमोग्लोबिन है, वो रेड से दिखाया गया है। तो पूरी बॉडी से जो भी ब्लड आता है वो दोनों लंग्स में जाता है। लंग्स में जा रहा है हमारे ब्लू कलर से, और लंग्स में जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में जाती है ऑक्सीजन, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांस से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस ले रहे हैं और लंग्स में जब ऑक्सीजन जा रही है, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और लंग्स से हमारा ऑक्सीजन को लेता है, पकड़ता है, और फिर वो उसको हार्ट के जरिए पूरी बॉडी में लेकर के जाता है। ठीक है, ऐसे आता है, फिर यहाँ से लेकर के चला जाता है, और फिर पूरी बॉडी में जब पहुँचता है अलग अलग टिश्यू में, तो टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू में जाकर के ऑक्सीजन को देता है हर एक बॉडी की सेल्स में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर के आता है हार्ट में, हार्ट से लंग्स में। ऐसी पूरी प्रोसेस ही चलती रहती है हमारी। तो ऐसा हमारा जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो काम करता है।
ठीक है। तो ये हमने समझ लिया फंक्शन कैसे काम करता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो पहले नॉर्मल टाइप्स की बात कर लेते हैं कि नॉर्मल कैसे हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, फिर हम लोग एबनॉर्मल टाइप्स की बात करेंगे। जैसे कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है HbA, HbA2, HbF और एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, ये जो सारे हीमोग्लोबिन हैं ये हमारे नॉर्मल में पाए जाते हैं, लेकिन एक एज में, है ना, एक एज में हीमोग्लोबिन के नॉर्मल स्टेज में मिले तो ठीक है। अगर जैसे कि HbF अगर एडल्ट में बढ़ जाए तो दिक्कत वाली बात है, HbA2 बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, एम्ब्रियोनिक Hb मिलने लगे एडल्ट्स में तो दिक्कत है। अगर उस स्टेज में मिले, उस उम्र में अगर ये बने तो वो ठीक बात रहती है, लेकिन अगर उसके बाद या उसके पहले बनते हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे, मतलब ये कब कब पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इस ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ए बोलते हैं इसको, अडल्ट हीमोग्लोबिन बोला जाता है। इस वाले हीमोग्लोबिन में हमारा 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं, है ना। जो हम पढ़ते हैं ना, 2 हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं, हमारे अडल्ट हीमोग्लोबिन में होती हैं। बाकी जो अदर हीमोग्लोबिन होते हैं उनमें अलग टाइप की चेन्स होती हैं। जो हमारे जो अडल्ट होते हैं, नॉर्मल वयस्क व्यक्ति होते हैं, उनमें 95% से 96% तक हमारा HbA पाया जाता है, ठीक है। और जो HbA2 होता है उसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होती हैं, जो कि लगभग अडल्ट्स में हमारा 1.5 से 3.5% पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन अल्फा, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो कि हमारा जब जो छोटे से होते हैं, यहाँ पे चार्ट समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कितनी उम्र में पाया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों में पाया जाता है। अडल्ट्स में भी मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है हमको, है ना, 1% या लेस देन 1% के आसपास। जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो होता है HbE जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी ग्रोवर 1, ग्रोवर 2 और पोर्टलैंड ये टाइप्स हैं इसके एम्ब्रियोनिक HB के। ये सब HB हमको दिखाई देते हैं लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इन ये सारे हीमोग्लोबिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनकी नॉर्मल रेंज तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कब वो दिखाई देते हैं। जब हम अडल्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमको वो कब दिखाई देते हैं सारे हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पे हमारी गेस्टेशनल एज लिखी हुई है वीक्स में, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते से लेकर 48 हफ्ते तक, ठीक है। यहाँ बीच में मैं पूरे पहले ग्राफ का स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ कैसा है। बीच में एक लाइन है जो कि बर्थ वाली लाइन है, मतलब जन्म के पहले और जन्म के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है कि कितने % हीमोग्लोबिन रहता है किस एज में, ठीक है। और यहाँ पे वो हमारी एज दी हुई है कि यॉक्सेक वाली एज, फीटल एज, बोन मेरो, मतलब अडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल और एम्ब्रियोनिक। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पहले हमने ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि जब बच्चा जो होता है वो 4 हफ्ते से छोटा रहता है, जब पैदा ही होता है, तब हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें यॉक्सेक जो हमारा होता है वो हमारा HbE बनाना चालू करता है, एम्ब्रियोनिक HB। और ये हमारा लगभग 12 हफ्ते तक बनता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है बनना यॉक्सेक, क्योंकि धीरे धीरे डिजॉल्व होकर अलग अलग फीटल स्टेज में कन्वर्ट होने लगता है। क्योंकि वो जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो बचपन से ही बनना चालू होता है, लेकिन कम परसेंटेज में बनता है, लेस देन 20% से होकर के जैसी एज बढ़ती जाती है, जैसे हम लोग 12-13 हफ्ते में पहुँचते हैं, तो फिर वो हमारा 80-90% हमारा जो है HbF मिलता है हमको देखने के लिए, फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो हमारा 12 हफ्ते के बाद बनना चालू होता है। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लू वाला दिख रहा है इसको अडल्ट हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं ना। ये जो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन है, और जो हमारा येलो वाला है वो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है, और जो हमारा पिंक वाला दिख रहा है वो हमारा एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है। जो अडल्ट वाला HbA जो होता है वो लगभग 12 हफ्ते से बनना चालू होता है, और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और उसका परसेंटेज बढ़ता जाता है। जब बच्चे पैदा होता है उस टाइम पे जो हमारा HbF होता है वो लगभग 70-80%, 60-70% के आसपास होता है, लेकिन पैदा होने के कुछ हफ्ते के बाद ही वो धीरे धीरे हमारा कम हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है, कुछ 2-4% बचता है। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तब उस टाइम पे HbA का परसेंटेज थोड़ा सा कम रहता है, लगभग 20 से 25% के आसपास रहता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है और HbA का जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगता है हमारा। जो ये अलग अलग एज में अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में मिल रहे हैं, अगर इनमें कुछ वेरिएशन आ जाए तो फिर हमको अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि सिकल सेल या फिर थैलेसीमिया। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ग्राफ समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत अगर गई हो ग्राफ में तो मेरे को कमेंट कर देना, यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में बता देना, तो हम उसको दोबारा समझा देंगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के टाइप की, ठीक है। कौन कौन से हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, मतलब पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा, ऊपर हम लोगों ने कौन से देखे, हम लोगों ने HbA2, HbF देखे जो कि नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक एज में अगर मिल जाए, जो कि अडल्ट में मान लो HbA2 ज़्यादा मिलता है, HbF ज़्यादा मिलता है, तो वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कोई एक एज में वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो हमारे अब जो हम हीमोग्लोबिन की बात करने वाले हैं, ये हमारे नॉर्मली पाए ही नहीं जाते हैं बॉडी में। मतलब जब हमारी बॉडी में कोई ना कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई दिक्कत आएगी हमारी बॉडी में, एबनॉर्मलिटी आएगी, तभी हमारे हीमोग्लोबिन दिखाई देंगे हमारी बॉडी में, ठीक है।
पहला हमारा आता है HbS। जो सिकल सेल वाला हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो HbS होता है। इसमें हमारी जो सेल्स हैं वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब सिकल शेप की दिखने लगती हैं। बीटा चेन की म्यूटेशन के कारण ये होता है। इसमें ग्लूटामिक एसिड की जहाँ बैलीन आकर के जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की 6th पोजीशन पे जाकर के, ठीक है। इनके ऊपर हम लोगों ने जो हमारा सिकल सेल है या फिर जो हमारा थैलेसीमिया है, इसके ऊपर हम लोगों ने पूरे 1-1 घंटे के लेक्चर्स बनाए हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, बस बेसिक हम समझ लेंगे 1-1 मिनट के अंदर कि क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। दूसरा होता है HbC। जो HbC होता है इसमें भी हमारे बीटा चेन जो होती है उसमें म्यूटेशन के कारण होता है ग्लूटामिक एसिड की जहाँ लाइसिन आकर के हमारा जुड़ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब HbC किसी में पाया जाता है तो उसको माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है। माइल्ड हीमोलाइटिक का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में उसका ब्लड जो है लाइसिस हो रहा है, ब्लड का हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, टूट रही हैं RBCs। तो जो HbC है वो रिस्पॉन्सिबल है हीमोलाइसिस कराने के लिए, ठीक है। और HbS जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या है RBC को सिकल शेप में कन्वर्ट कराने के लिए, और सिकल सेल के बाद फिर RBC लाइज हो जाती हैं, ठीक है। और जो HbD है, हीमोग्लोबिन जो D होता है, जब भी किसी के पाया जाता है तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं उसकी बॉडी में, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं मोस्टली एसिम्टोमेटिक्स होते हैं जो पेशेंट, जिसके में HbD दिखाई देता है। लेकिन जब HbD किसी को होता है तो खून की उसकी बॉडी में कमी होने लगती है, तो कभी कभी माइल्ड एनीमिया कॉज हो सकता है HbD के कारण, ठीक है। इंडिया में HbD जैसे पंजाब वाली स्टेट हो उन स्टेट में दिखता है कई लोगों में, ठीक है। HbE की बात करें हम लोग अगर से, तो HbE जो कॉमनली होता है साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जिसमें इंडिया भी आता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है कॉमनली। इससे भी माइल्ड एनीमिया और थैलेसीमिया भी हो सकता है। थैलेसीमिया अगर है तो अगर HbE भी आ रहा है थैलेसीमिया में तो फिर दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। ये थोड़ा सा हमने डायग्राम वगैरह बनाए हुए हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हेल्दी पर्सन होता है उसका हीमोग्लोबिन जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और बीटा ग्लोबुलिन चेन, अल्फा ग्लोबुलिन चेन ठीक तरीके से काम करती है, और जो RBC का शेप है वो गोल ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। अगर किसी का सिकल सेल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर 11 में डिफेक्ट हो जाता है, HBB जीन में अल्टरनेट हो जाता है, और उसके क्या जो है बीटा ग्लोबुलिन चेन में डिफेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि RBC जो है वो सिकल सेल में हमको कन्वर्ट होकर दिखने लगती हैं। यानी बीटा थैलेसीमिया जब किसी को होता है तो बीटा थैलेसीमिया में 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 11वें नंबर के और 16वें नंबर के जीन, और इसमें भी HBB में डिफेक्ट आता है, और भी 1-2 जीन होते हैं उनमें डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है बीटा ग्लोबुलिन या फिर अल्फा ग्लोबुलिन, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो हमारी RBC जो होती है उसमें कम मात्रा में हीमोग्लोबिन हमको देखने के लिए मिलता है, और RBC थोड़ी सी हमको छोटी दिखाई देती हैं इसमें, ठीक है, टारगेट सेल्स बनती हैं हमारी। तो और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं जिसमें कि हमारे जीन हमारे एबनॉर्मल हो जाते हैं, और उस पर भी हमको क्या होता है यहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन चेन में हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं हो पाता है, और ऑक्सीजन की हमको कमी दिखाई देती है सेल्स के अंदर। तो ये कुछ हमने टाइप्स देख लिए हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल वाले, ठीक है। अब हम लोग कुछ और टाइप से बात कर लेते हैं, जैसे थैलेसीमिया, फिर कुछ हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल टाइप की बात कर लेते हैं ना। जैसे कि किसी को थैलेसीमिया अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो उसके अल्फा और बीटा थैलेसीमिया हो सकता है, वो भी चेन पे डिपेंड करता है किस चेन में डिफेक्ट है। अल्फा चेन में डिफेक्ट है तो अल्फा हीमोग्लोबिन होगा, और बीटा चेन में डिफेक्ट है तो बीटा हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। ऐसे एक मैथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मैथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे हम लोग हीमोग्लोबिन का, तो उसमें Fe2+ मतलब फेरस ऑक्साइड हमारा यहाँ पे था। फेरस मतलब कि जब हम लोग फेरस एक आयरन का एक टाइप है, और अगर ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है वो, ठीक है। अगर से ये फेरस जो हमारा है, जब किसी के अंदर मैथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। जो Fe3 जो है ये इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, और जब फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है तो वो मैथ हीमोग्लोबिन कहलाता है। और जब मैथ हीमोग्लोबिन कहलाता है तो वो हमारा प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो पाता है, हमारा जो Fe3 वाला होता है, तो हमको यहाँ पे साइनोसिस दिखाई देता है। साइनोसिस का मतलब होता है कि हमारे जो नाखून है या फिर बॉडी जो हल्की सी नीली दिखाई देती है हमको, अगर से हमारा फेरस ऑक्साइड बन जाता है तो, ठीक है। जैसे जो हमारा लाल कलर है हमारी हीमोग्लोबिन का, हमारे ब्लड का, वो इसीलिए ही है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फेरस है Fe2 जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। अगर हमारे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे कॉपर हमारी बॉडी में अगर धोखे से होता, तो कॉपर से अगर ऑक्सीजन बाइंड करता तो फिर हमारे ब्लड का कलर हरा हो जाता। तो मतलब ऐसे जो हमारे अलग अलग रिएक्शंस के कारण अलग अलग कलर भी हमारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे फेरस पाया जाता है, आयरन से बाइंड हो रहा है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो साइनोसिस देखने के लिए मिल सकता है, इस टाइप से हमको कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है इसमें। दूसरा होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर से हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन जाता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट
प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है। तो इसको हम अगर इस टाइप की कंडीशन मिलती है देखने के लिए तो उसको बोलते हैं CO पॉइजनिंग, CO2 पॉइजन, और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी पॉइजनिंग हो जाती है। इसलिए जब कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर में आग जला के रखते हैं और धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है वो एक्चुअली जब सांस के जरिए बॉडी के अंदर जाने लगती है तो वो ऑक्सीजन से हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होने लगती है, और हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन कहाँ बाइंड होगा, तो फिर वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो ही नहीं पाएगी बॉडी में, कार्बन मोनोऑक्साइड की सप्लाई होगी तो फिर जान भी जा सकती है आदमी की। इसलिए हम लोग उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, पॉइजन तक का हम लोग उसको दर्जा दे देते हैं कि पॉइजनिंग भी हो सकती है इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर चली जाए तो एक कुछ एबनॉर्मल फॉर्म्स हैं हीमोग्लोबिन के, जैसे कि हमने बोला मैथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये एबनॉर्मल पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब एक बार हम देखें, जैसे हमने वही बताया कि कैसे बनता है हीमोग्लोबिन, तो हमने बात कर ली कि इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हमारे ग्लोबुलिन और हीम बनते हैं दोनों, तो इसके बारे में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन एक टाइम के बाद टूटता है जब बॉडी में, तो फिर वो कैसे बॉडी में अलग तरीके से यूज़ हो सकता है और कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, फिर बॉडी में अंदर ही कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो RBC होती है इसका लाइफ स्पेन हमारा 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन हमारी RBC चलती है, उसके बाद RBC टूट जाती है। जब RBC टूटती है हमारी, तो वो हमारे जो शरीर में जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि यार इस RBC सही नहीं लग रही है हमको, जो हमारी ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैक्रोफेज का दिख रहा है। ठीक है, मैक्रोफेज या फिर स्प्लीन जो होता है हमारा, वो डिटेक्ट कर लेता है कि RBC 120 दिन की हो गई है, अब उसको तोड़ देना चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो 120 दिन होने के बाद हमारी मैक्रोफेज या फिर हमारा स्प्लीन जब RBC को तोड़ता है तो उसके अंदर से निकलता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को जो जैसे कि हमारी मैक्रोफेज है वो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन को आयरन का पार्ट अलग निकाल देगी, फोरफायरिन अलग निकाल देगी और ग्लोबुलिन अलग निकाल देगी। ठीक है, अब हम लोग इनके अलग अलग पार्ट्स कैसे बॉडी में यूज़ होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो ग्लोबुलिन जो हमारा होता है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो जब ग्लोबुलिन अलग होता है तो छोटे छोटे से अमाइनो एसिड से मिलकर के ग्लोबुलिन बना हुआ था, जो चैन उसने बनाई हुई थी वो अमाइनो एसिड टूट जाते हैं। ठीक है, टूट के सिंगल अमाइनो एसिड बन जाते हैं और वो अमाइनो एसिड बॉडी में फिर कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है ब्लड दोबारा बनाने में यूज़ हो जाए या फिर बॉडी में कहीं मसल्स को ज़रूरत है अमाइनो एसिड्स की तो वहाँ पे जाकर के यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलिन वाला जो पार्ट है वो टूट करके दोबारा से बॉडी में यूज़ हो जाता है। अब आती है यहाँ पे हीम वाले पार्ट की, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा अलग तरीका चलता है इसका। इसमें जो हीम जो है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा हीम वाला पार्ट है उससे आयरन अलग होता है, और आयरन को जो ट्रांसफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ट्रांसफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, या फिर वो बनने के लिए हीमोग्लोबिन में, या फिर हमारा स्टोरेज के लिए। तो जो हमारा आयरन है हीम वाले पार्ट से सबसे पहले आयरन अलग हुआ, तो ट्रांसफेरिन नाम का प्रोटीन उसको स्टोरेज के लिए लेके जाएगा लीवर के पास, और लीवर को बोलेगा कि काम करो इसको फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर कर लो। तो जैसे हम लोग जब हम लोग आयरन प्रोफाइल कराते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेक होती है। सिर्फ आयरन कितना है बॉडी में वो चेक नहीं होता है हमारा चेक होता है कि आयरन कितना है, साथ में हम लोग फेरेटिन चेक करते हैं कि फेरेटिन जो प्रोटीन है जो कि ट्रांसफ़र करता है आयरन को वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और जो हमारा है हमारा एक और होता है फेरेटिन एक स्टोर आयरन होता है कि बॉडी में आयरन कितना स्टोर है, उसके लिए हम फेरेटिन टेस्ट करते हैं। तो हम लोग 3 टेस्ट की बात करी, आयरन जो कि एक्चुअल जो यूज़ होता है, दूसरा हमारा हो गया फेरेटिन जो कि आयरन को स्टोर करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है। फेरेटिन जिस फॉर्म में आयरन स्टोर होता है उसको हम लोग फेरेटिन बोलते हैं। चौथा एक और पॉइंट आता है TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो जो हमारा ट्रांसफेरिन है इसके में आयरन को बाइंड करने की क्षमता कितनी है ना, उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे TIBC टेस्ट करते हैं। तो टोटल जब आयरन प्रोफाइल जो हमारी होती है उसमें चारों टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और जब हम लोग LFT वगैरह पढ़ेंगे तो हम उसमें और डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जब हिम वाला पार्ट टूटा तो उसके से जो आयरन था वो निकल के वापस चला गया लीवर में स्टोर होने के लिए। ठीक है, या फिर जहाँ भी यूज़ उसको होना था वहाँ चला गया। बचा हुआ जो फोरफायरिन वाली जो रिंग थी, फोरफायरिन जो रिंग थी उसको हीम ऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम उसको तोड़ता है। ठीक है, और उसको तोड़ करके उसको बिलुवर्डिन में कन्वर्ट करता है। अब ये बिलुवर्डिन जो होता है बिलुवर्डिन जो होता है इससे हमारा मोनोऑक्साइड निकल जाता है बाहर, और इसके बाद में हमारा जो है बिलुवर्डिन रिडक्टेज करके एक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन भी हमारा था जब हम लोगों ने भी MCQ डाले थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि बिलुवर्डिन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो बिलुवर्डिन रिडक्टेज करके एंजाइम होता है
वो बिलिरुबिन को हमारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो जाता है लीवर के पास, और लीवर में उसकी जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है और उसको फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है लीवर। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब आरबीसी टूटती है तो बनता है, और लीवर के पास जा करके वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनकंजुगेटेड मतलब कहलाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जब हम लोग एलएफटी टेस्ट करते हैं तो उस पर हम लोग तीन चीज़ें करते हैं। तो टोटल बिलिरुबिन देखते हैं कितना है, एक देखते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है, और तीसरा देखते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है। तो टोटल बिलिरुबिन का मतलब होता है जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जब वो हमारा कंजुगेट नहीं हुआ है, मतलब लीवर के पहले वाली स्टेज जो है बिलिरुबिन की, वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहलाता है। लीवर जब उसको कंजुगेट में बदल देता है तो फिर वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहला जाता है। तो टोटल बिलिरुबिन में हमारे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मतलब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और कंजुगेटेड बिलिरुबिन मतलब डायरेक्ट बिलिरुबिन, दोनों कितनी मात्रा में है बॉडी में, तो टोटल बिलिरुबिन पता चल जाता है। और हमारे अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलिरुबिन हमको यहाँ पे अलग सेपरेट हम उनको टेस्ट कर लेते हैं। तो इन अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलिरुबिन देखने का मतलब ये है कि एक तो आरबीसी कितनी टूट रही है, आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटेंगी तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्ट आरबीसी बनती हुई हैं और टूटती भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो वहाँ पे उनकी बॉडी में बच्चे जब पैदा ही होते हैं तो उनको अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है, मतलब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। और जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। या फिर जब हमको कोई लीवर की बीमारी होती है तो हमको डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बिलिरुबिन देखने के लिए मिलेगा बढ़ा हुआ, और अगर से आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूट रही है तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि हीम वाला पार्ट टूट करके कैसे बॉडी में अलग अलग तरीके से जाता है। चलो कोई क्वेश्चन हो किसी के तो पूछ सकता है ना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हमने लाइव चैट चल रही है तो इसमें कमेंट बॉक्स में देखते जा रहा हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन कुछ पूछ नहीं रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में टाइप्स हो सकते हैं और क्या बदलाव होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन की मतलब ऊपर हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में। नॉर्मल वैल्यू सब लोगों को पता ही है तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि एनीमिया जो होता है हमारा, एनीमिया कल हमने पढ़ा हुआ था एनीमिया के बारे में, फिर भी एक बार बता देते हैं। किसी का हीमोग्लोबिन अगर से 12 ग्राम से कम हो जाता है तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया के लक्षण क्या हैं? थकान, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, सब एनीमिया के लक्षण हैं। थकान, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना क्यों हो रहा है? पहले तो इस सिम्टम्स को अगर हम समझ लें तो हमको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती है। देखो, जो हीमोग्लोबिन का काम है, हीमोग्लोबिन का काम है कि बॉडी में ऑक्सीजन ना पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाएगा, कम मात्रा में हीमोग्लोबिन रहेगा तो हमारी बॉडी में थकान होती है, हमको कमजोरी जैसे महसूस होता है। सांस बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको सांस लेनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाए, लेकिन जा नहीं पाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम है। चक्कर आ सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में, अगर से बनेगी ही नहीं, एनर्जी ही नहीं बनेगी तो क्या चक्कर ही आएंगे हमको। और एनर्जी बनने में भी हीमोग्लोबिन का बहुत, इसका ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हमको एनीमिया के दिखाई देते हैं वो सारे हमारे हीमोग्लोबिन से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, क्यों हो सकता है हीमोग्लोबिन? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, इन सब के कारण हो सकता है हीमोग्लोबिन हमको एनीमिया। ठीक है, तो ये हमारा एनीमिया की बात हुई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि हमको हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। पहला हमारा है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया को हम लोग एरिथ्रोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब किसी को पॉलीसाइथीमिया होता है तो उसकी बॉडी में आरबीसी का नंबर ऑफ काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी का बढ़ जाना पॉलीसाइथीमिया कहलाता है, एरिथ्रोसाइटोसिस हो जाना। ठीक है, और जब आरबीसीज बढ़ेंगी तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ही बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा 17 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, 17.5 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, 18-19 ग्राम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। देखो, कुछ कारण हैं जिनके कारण हो सकता है, कुछ नॉर्मल भी कारण है, कुछ एबनॉर्मल कारण भी हैं। नॉर्मल कारण किसके साथ है? अगर से कोई ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आरबीसीज का काउंट बढ़ जाता है जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से सांस ले सकें, है ना, वो नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान करता है, या फिर उसको एक बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया बेरा, ठीक है, एक बीमारी है, इस बीमारी में भी क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन नंबर ऑफ काउंट आरबीसी का बढ़ जाता है। इसका बढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, आरबीसी का नंबर ऑफ काउंट बढ़ जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा ब्लड। अब गाढ़ा हो जाएगा तो हो सकता है हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, हमारा अलग अलग जगह बॉडी में दर्द होने लगे, वहाँ पे आरबीसी इकट्ठी होने लगे।
चक्कर भी आ सकता है इसके कारण। तो ये कुछ कंडीशन है। इसमें जो नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसमें हमारा 45% प्लाज्मा और 45% सेल्स और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। किसी को एनीमिया हो जाता है तो प्लाज्मा बढ़ जाता है और हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम हो जाती है। लेकिन किसी को पॉलीसाइथीमिया हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाती है और प्लाज्मा कम हो जाता है हमारा। तो ये हमारा क्या दिखता है, इस टाइप से हम लोग एक पीसीवी करते हैं या फिर एससीटी करते हैं तो उसमें भी हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज ब्लड से पता लगा सकते हैं किसी को पॉलीसाइथीमिया है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में भी हमारा क्या हो जाता है, एचबी कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन होता है हमारी बॉडी में। जब किसी को प्रेगनेंसी रहती है तो उसकी बॉडी में डाइल्यूट होता है हमारा ब्लड, जिसके कारण क्या होता है कि हमको उसको एचबी कम देखने के लिए मिलता है। तो आयरन वगैरह के सप्लीमेंट देकर के उसका एचबी मेंटेन किया जा सकता है प्रेग्नेंट वुमेन का। अब हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, खून कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा HbS बनता है बॉडी में ना। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमने पूरी लेक्चर लिया हुआ है, बस ये कंडीशन का नाम हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे हम देख लेते हैं थैलेसीमिया कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या हो जाता है कि खून की मात्रा कम देखने के लिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे चेंज में डिफेक्ट आ जाते हैं। कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं इनके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की हुई है, PDF शेयर कर दूंगा तो उसे पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अभी हम लोग डिटेल में बात इसके बारे में नहीं करेंगे अभी क्योंकि हमने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अब हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि इसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर क्या दिक्कत है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप से टेस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो हमारा होता है उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन सबसे पहले ही टेस्ट करेंगे। हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर CBC का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे HB के साथ RBC, MCB, MCH, MCSC के बारे में हमको पता चल जाएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे कलर कंपैरेटर बॉक्स है, इसका यूज़ करके भी हम लोग हीमोग्लोबिन पता कर सकते हैं, या फिर CBC मशीन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हीमोग्लोबिन का पता कर सकते हैं। अगर हमको RBC की साइज, शेप और कलर देखना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कर सकते हैं। तो इससे हमको टारगेट सेल्स जो कि थैलेसीमिया में दिखाई देती हैं और सिकल सेल जो कि हम लोग को सिकल सेल डिसीज में दिखाई देती हैं, उसके बारे में एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, और हमारा अगर हीमोग्लोबिन के बारे में हमको पता करना है कि कौन कौन सा हीमोग्लोबिन है बॉडी के अंदर, जैसे कि किसी को सिकल सेल है तो फिर उसको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको अलग अलग परसेंटेज पता चलते हैं कि बॉडी में कितने % कौन सा हीमोग्लोबिन है। ठीक है, जैसे कि HbA कितना है, HbA2 कितना है, HbF कितना है, या फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी अगर होंगे HbS, HbC, HbE, तो इनके बारे में भी हमको पता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता चल जाता है इनके बारे में भी। ठीक है, इन सब के अलग अलग ग्राफ आते हैं, अलग अलग परसेंटेज बनते हैं इनके, कितने % कौन सा है। जैसे कि अगर HbS किसी का 50-60% आ रहा है, नॉर्मली तो एक भी नहीं होना चाहिए, 50-60% अगर आ रहा है, HbA कम हो जा रहा है, HbA2 कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि उसको सिकल सेल की बीमारी है। ऐसे अगर HbA2 और HbF बढ़ जा रहे हैं अगर किसी की बॉडी में, ठीक है, जो कि हमको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाएगा, तो उसको बोलेंगे कि उसको थैलेसीमिया की दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग परसेंटेज पता करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी उस व्यक्ति को है। अब जैसे किसी का HbS भी बढ़ा हुआ है, 50% आ रहा है, और HbF भी बढ़ा हुआ आ रहा है उसका, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे उसको कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारी है, मतलब उसको हेट्रोजाइगस है। मतलब हेट्रोजाइगस इन द सेंस कि उसको सिकल सेल भी है, साथ में थैलेसीमिया भी उसको है, तो उसको हेट्रोजाइगस प्रॉब्लम है उसको। तो हमको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से फ़ायदा होता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी अच्छी एडवांस मेथड हमारे पास है, इसको हम लोग HPLC बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग HB के वेरिएंट और थैलेसीमिया वगैरह का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करें कि सिकल सेल के लिए सेपरेट कोई टेस्ट करना चाहें जो कि सस्ता भी पड़े हमको, तो उसके लिए हम लोग सिकल सेल टेस्ट की अलग से किट आती है, उसमें टेस्ट कर सकते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है सिकल सेल के लिए, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को सिकल सेल है कि नहीं है। अगर इसमें पता चलता है कि उसको सिकल सेल है तो फिर कंफर्मेशन के लिए फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर HPLC टेस्ट उसका करा सकते हैं। देन हम लोग एक और पैरामीटर हमारा आता है HbA1c, जो कि हमारा HbA का ही सब टाइप है। अब HbA1c टेस्ट से हमको ये पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में शुगर की मात्रा कितनी थी, हमारी शुगर कितनी बॉडी में रहा है हमारे पिछले 3 महीने के अंदर। एग्जैक्ट 90 दिन के आसपास का रहता है उसमें, कि इसके आसपास हमको हमारी बॉडी में कितनी शुगर रही है उसका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। देन हम लोग अगर से किसी को एनीमिया सीवियर हो जाता है या फिर उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन RBCs बन नहीं रही हैं, कोई दिक्कत जा रही है, तो उसके लिए फिर सबसे एडवांस टेस्ट जो सबसे लास्ट हमारे पास जो तरीका बचता है वो हमारा बचता है बोन मैरो एग्जामिनेशन। जैसे किसी को अगर प्लास्टिक एनीमिया हो जाए, मतलब उसकी बॉडी में RBC, WBC, प्लेटलेट सारी चीज़ें बनना बंद हो जाएँ, तो फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग सीवियर टाइप का एनीमिया हो जाएगा, तो फिर हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए बोलेंगे उसको कि यार बोन मैरो एग्जामिनेशन करा के देखो कि बोन मैरो बना भी पा रही है कि नहीं बना पा रही है, हमारी बोन मैरो में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बोन मैरो से क्या करते हैं
कि बोन मैरो का फ्लूइड निकाल सकते हैं हम लोग, बोन मैरो एस्पायरेट करके फ्लूइड निकाल सकते हैं और उसमें सेल्स देख सकते हैं, या फिर उसका हम लोग सेल्स का काउंट देख सकते हैं कितना है, या फिर बोन मैरो को ही हम लोग काट करके एक टुकड़ा निकाल सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी निकाल सकते हैं। तो बोन मैरो बायोप्सी निकालने से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को रेड बोन मैरो जो बोन्स के अंदर होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं कि वो जो उसमें सेल्स पाई जाती हैं तो वो सेल्स प्रॉपर तरीके से है भी कि नहीं है, फिर वहाँ पर फैट की मात्रा तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, मतलब जो हमारा रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या फिर रेड बोन मैरो में फाइब्रोसिस वगैरह तो नहीं हो गया है, फाइब्रोसिस हो जाएगा या फिर रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगेगा, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि सेल्स का बनना कम हो जाएगा हमारा, या फिर हमारी सेल्स में जो है हमको हाइपोसेलुलरिटी देखने के लिए मिलेगी। हाइपो मतलब सेल्स का बनना कम हो जाना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली कि अलग अलग बीमारियों में कौन कौन सी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। अब मैं लिंक शेयर करूँगा एक ग्रुप में, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करके हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और 8-10 MCQ सॉल्व करके देख लेंगे, जैसे कि हमारा ये पूरे तरीके से हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ लिंक, तो सब लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे हमको, और हम लोग फिर इसके बाद में इसका PDF जो हमने बनाया हुआ है वो भी हम यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अभी ग्रुप में गूगल मीट वाली क्लास में।